नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलियनेयर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बता दें कि आज हम झारखंड ज्योग्राफी यानी झारखंड का भूगोल के बारे में आज हम सिलेबस उसके बारे में क्या क्या इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो एक एक करके हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले बता दें कि इससे पहले हम कई सारे कह सकते हैं कि झारखंड की 32 जनजातियों को हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ जो भी झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे उन सभी के बारे में चर्चा किए हुए। लेकिन अब हम क्या कि झारखंड भूगोल से हम स्टार्टिंग से पूरा एक एक करके हर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम झारखंड का भूगोल के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सिलेबस है और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सभी कह सकते हैं कि चैप्टर को हम एक जगह कवर किए हुए। और जब हम इन कह सकते हैं कुल हम 22 चैप्टर लिए हुए हैं, तो 22 चैप्टर में कह सकते हैं कि ये अलग अलग, और ये भले आपको 22 चैप्टर लग रहा है लेकिन ये अपने में आप में ये काफी विस्तार होगा और कह सकते हैं कि ये काफी लंबा सेशन होने वाला है। और इसको एक बार जब हम पूरा कवर कर लेंगे तो उसके बाद कह सकते हैं कि यहाँ से आपके झारखंड ज्योग्राफी से खास करके कोई भी सवाल छूटने का चांस नहीं बनेगा। तो आइए हम एक एक करके हम समझते कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं झारखंड ज्योग्राफी में। तो सबसे पहले तो इससे पहले हम कह सकते हैं कि झारखंड ज्योग्राफी हम पढ़ने के लिए स्टार्ट करें तो उससे पहले क्या है कि हमको झारखंड मैप के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो इसके बाद क्या है कि हम 1 से 2 क्लास क्या है कि झारखंड मैप से संबंधित हम क्लास लेंगे। और उसके बाद क्या है कि हम पर्टिकुलरली जो भी क्लास चलेगा वो कह सकते हैं कि एक क्रम वाइज हम क्लास को लेंगे। लेकिन उसके पहले क्या है कि हम लोग सबसे पहले ये चीज सीखेंगे कि आखिर में हम मैप के माध्यम से कैसे हम मैप में ध्यान रख सकें और मैप के माध्यम से हम कैसे उन सभी चीजों को याद रख सकें, ताकि अगर झारखंड मैप से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है एग्जाम में तो वहां से हम कैसे उसको हल कर सकें। तो चलिए हम आज बात करेंगे झारखंड के ज्योग्राफी के बारे में और उन सभी के बारे में सिलेबस चर्चा करेंगे, क्या क्या आखिर में हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो उन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले झारखंड का भौगोलिक परिचय, यानी जब भी हम झारखंड की भौगोलिक परिचय या तो फिर कह सकते हैं कि कोई भी राज्य हो या देश हो उसकी भौगोलिक चर्चा हम कह सकते हैं कि परिचय कई आधार पर होता है। जब हम झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम झारखंड के संपूर्ण इतिहास के बारे में एक परिचय देखेंगे कि झारखंड का इतिहास शुरू से लेकर अंत तक कैसा उसका इतिहास रहा है। तो उसके बारे में एक हम परिचय पढ़ते हैं। जैसे हम झारखंड ज्योग्राफी आते हैं तो उसकी ज्योग्राफिकल कह सकते हैं कि हिस्ट्री यानी कह सकते हैं कि भौगोलिक परिचय के बारे में फिर हम अध्ययन करते हैं कि आखिर में झारखंड का भौगोलिक परिचय कह सकते हैं कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति शुरू से कैसा रहा है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या क्षेत्रफल है, कह सकते हैं कि किस तरह से दूरी है और कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, कैसा कैसा, वो सभी के बारे में हम एक एक करके इन सभी में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले परिचय में, भौगोलिक परिचय में इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम इसमें ऐड करेंगे और बिल्कुल भी कह सकते हैं कि सारे टॉपिक को हम मैप के माध्यम से कवर करेंगे ताकि आपको कहीं भी किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। दूसरा आता है इसकी भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो पहला तो आ गया कह सकते हैं कि झारखंड का भौगोलिक परिचय। दूसरा आता है भूगर्भिक संरचना के बारे में। और भूगर्भिक संरचना में मुख्य रूप से हम क्या कि जो भी झारखंड के प्राचीन या तो फिर नवीन कालीन चट्टान है उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि आखिर में जो भी पठार यहाँ पे निर्मित है या तो चट्टानों के बारे में, तो उन सभी का कह सकते हैं कि जो भी चाहे वो प्राचीनतम चट्टान हो, चाहे वो आर्कियन युग की चट्टान हो, चाहे वो कह सकते हैं कि नवीन युग की वो चतुर्थ कल्पकालीन कह सकते हैं कि जो भी संरचना युक्त जो भी चट्टान है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से धरातलीय स्वरूप या तो कह सकते हैं भूगर्भिक संरचना के रूप में सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप में हम मुख्य रूप से क्या है कि जब हम भूगर्भिक संरचना पढ़ लेंगे कि यहाँ पे कह सकते हैं कि कौन कौन से चट्टान अवस्थित है और कौन कौन से चट्टानों में किस तरह के खनिज हमको देखने को मिलता है, तो उन सभी के बारे में जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे धरातलीय स्वरूप। अब धरातलीय स्वरूप में हम मुख्य रूप से हम जानते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा धरातलीय स्वरूप जो माना जाता है वो छोटा नागपुर क्षेत्र माना जाता है। अब छोटा नागपुर क्षेत्र का अगर चर्चा करें तो जो कि कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठारी का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। जैसे जब भी हम धरातलीय स्वरूप की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि झारखंड कुछ इस जगह पे अवस्थित है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके
जो भी प्रायद्वीपीय पठार है उसके उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, उत्तर पूर्व में अवस्थित है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे जो भी धरातलीय स्वरूप होगा तो उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। याद रखिए कि जब भी हम झारखंड का चर्चा करते हैं तो वहां पे हमको एक शब्द आता है, वो है छोटा नागपुर। क्योंकि क्या है कि छोटा नागपुर क्षेत्र कहने से अर्थ होता है कि झारखंड का लगभग 60 to 70% ये कवर कर लेता है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि धरातलीय अगर स्वरूप में देखा जाए तो वो छोटा नागपुर क्षेत्र आता है। और छोटा नागपुर क्षेत्र के बाद फिर हम संथाल परगना क्षेत्र में जाते हैं, और उसके बाद फिर कई ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है। इसी तरह से जब हम ऐतिहासिक चर्चा भी किए तो उसमें भी हम यही सब चीजों को देखे थे कि अगर झारखंड का जब भी हम छोटा नागपुर क्षेत्र कहते हैं तो उसका अर्थ है कहीं ना कहीं झारखंड का अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर कर लेता है। या तो कह सकते कि ये भी कह सकते कि झारखंड में अगर छोटा नागपुर और संथाल परगना ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कह सकते कि लगभग का झारखंड का लगभग क्षेत्र जो है वो कवर कर लेता है। बहुत उसके बाद बहुत कम क्षेत्र बच जाते हैं झारखंड में। इस तरह से इन सभी चीजों के बारे में हम धरातलीय स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, कहां पे किस तरह से उन सभी के बारे में, छोटा नागपुर पठार हो या तो फिर और भी जो भी पठारी क्षेत्र है उन सभी के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। जब धरातलीय स्वरूप हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे झारखंड की अपवाह प्रणाली। और झारखंड की अपवाह प्रणाली कह सकते हैं एक इतना इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर है कि यहाँ से कह सकते हैं कि लगभग आपको हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। अब अपवाह प्रणाली में हम कई आधारों पर देखते हैं यहाँ पे अपवाह तंत्र के बारे में, तो उसमें हम कई सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे झारखंड की जितने भी अपवाह प्रणाली को सबसे पहले तो कह सकते कि नदियों में पढ़ते हैं, नदियों में विभाजित जो भी झारखंड के महत्वपूर्ण नदियां हैं उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। नदियों के साथ साथ हम जानते हैं कि कई सारे अनेक जलप्रपात जो कि कह सकते हैं उच्चतम पठारी क्षेत्र से कई कह सकते कि गहराई तक और बहुत ऊंचे ऊंचे पठारी क्षेत्र से यहाँ पे क्या है कि देखने को मिलता है वो जलप्रपात है। तो कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में कह सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और जहां से जो भी सवाल बनेगा उन सभी के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। जलप्रपात की बात है कि झारखंड में कई सारे गर्म जलकुंड भी देखने को मिलता है आपको, और वो कह सकते हैं कि एक ऐसा गर्म जलकुंड जिसके जल में कई रोगनाशक कह सकते कि शक्ति भी देखने को मिलता है, जिसके कारण से कह सकते कि वो काफी लाभदायक भी माना जाता है कि वो गर्म जल में नहाने के बाद कई तरह के रोगाणुनाशक है तो कह सकते कि रोग को कह सकते कि दूर करने की ताकत होता है उसमें। तो इस तरह से हम अपवाह प्रणाली में कुछ इन सभी चीजों को एक एक करके हम समझेंगे। साथ ही साथ इसके बाद आता है झारखंड की जलवायु। तो झारखंड की जलवायु में हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं कि झारखंड की आखिर में जलवायु जो है वो किस प्रकार की जलवायु है। तो हम जानते हैं कि झारखंड की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के रूप में माना जाता है। तो उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 2-3 शब्दावली आता है, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय। तो इन सभी शब्दावली को हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर में इसका अर्थ होता क्या है, और कोई भी कह सकते हैं कि किसी का भी जलवायु जो कह सकते हैं कि जो भी जलवायु जो होता है उसको हम कैसे विभाजित किया जाता है, वो कैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया है, तो आखिर में वो किस आधार पर इन सभी का नामकरण किया गया है, चाहे वो कह सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय हो या समशीतोष्ण कटिबंधीय हो या तो फिर ध्रुवीय कटिबंध हो, इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम इसके पहले जब हम इंडियन ज्योग्राफी में हम जब स्टार्टिंग किए थे तो उसमें हम इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा किए थे कि 0 से लेकर 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण, यानी कह सकते हैं कि ये भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, यही क्षेत्र में है कहीं ना कहीं मेरा झारखंड जो है, कह सकते हैं कि हमारा राज्य झारखंड जो है वो कहीं ना कहीं यही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही आता है। इसीलिए यहाँ की मानसूनी जो है, कह सकते हैं कि यहाँ की जलवायु जो वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। फिर उसके बाद आता है 0 से लेकर 45 तक, 45 नीचे और 45 यहाँ से 30 था ऊपर, 30 डिग्री था नीचे। फिर आता है 45 डिग्री और यहाँ पे आता है 45 डिग्री। उत्तर और दक्षिण कह सकते हैं कि इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और फिर 45 से जब हम ऊपर जाते हैं तो वहां पे आता है समशीतोष्ण, और फिर समशीतोष्ण के जब हम ऊपर चले जाते हैं यानी 60 से जब हम ऊपर चले जाते हैं तो वहां पे 45 से फिर हम 60 जाते हैं और 60 से फिर हम 90 की ओर चले जाते हैं। कह सकते हैं कि पूरा जो ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र कहलाता है।
तो याद रखिएगा, पहले उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध के बाद शीतोष्ण, शीतोष्ण के बाद समशीतोष्ण, और समशीतोष्ण के ऊपरी क्षेत्र जो होता है वो ध्रुवीय कटिबंध कहलाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ यहाँ पे ध्रुव जो है वो उत्तर और दक्षिणतम ये दोनों बिंदु पर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ध्रुवीय क्षेत्र होता है। तो इन सभी को हम क्या है कि अलग अलग पढ़ते हैं। तो इन सभी चीजों को हम अलग अलग पढ़ते हैं और वही को हम कह सकते हैं इन सभी को जलवायु जो है वो अलग अलग तौर पर ये परिवर्तित किया गया है। तो इन सभी के बारे में जब हम वहां पढ़ेंगे तो इन सभी चीजों के बारे में हम समझेंगे कि कैसे जलवायु का कह सकते हैं कि जो भी जलवायु क्षेत्र है उसका वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की मिट्टी। तो झारखंड में जो भी महत्वपूर्ण मिट्टी देखने को मिलता है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, चाहे वो लाल मिट्टी हो, जलोढ़। हालांकि क्या है कि झारखंड में ज्यादातर क्षेत्रों में जो है वो लाल मिट्टी देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ जो भी कह सकते हैं कि नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो है वो जलोढ़ मिट्टी हमको देखने को मिलता है। तो कुछ नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का भी यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर पुराने जलोढ़ और नई जलोढ़ के बारे में, बांगर और खादर, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ काली मृदा, कहीं भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि काली मिट्टी, जैसे राजमहल क्षेत्र है, वहां पे आपको काली मृदा जो है झारखंड में देखने को मिलता है। तो उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और वो कपास के खेती के लिए काफी उपजाऊ कह सकते हैं कि मिट्टी माना जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, चाहे वो कह सकते हैं कि लाल मिट्टी हो, काली मृदा हो, जलोढ़ मृदा हो, चाहे वो कंकड़ युक्त मृदा जो होता है वो रेतीली मिट्टी हो। तो उन सभी के बारे में जो भी मृदा होगा यानी मिट्टी जो भी आएगा झारखंड का, तो उन सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके सभी चीजों को समझेंगे। उसके बाद आता है वन, और कह सकते हैं कि वन का चर्चा हो और झारखंड का अगर चर्चा ना हो तो ये हो नहीं सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड ये वनों से या तो जंगलों से भरा शुरुआत से ही रहा है, इसलिए इसका नाम भी झारखंड पड़ा है। क्योंकि झार का अर्थ ही होता है वन, और खंड यानी प्रदेश, यानी कह सकते हैं कि वन प्रदेश के नाम से जाना ही जाता है हमारा राज्य। तो वहां पे भी कई कह सकते हैं कि इस आधार पर भी ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजों को, और साथ ही साथ इसको हम करंट से जोड़कर भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को चर्चा करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अब के सवाल जो पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं करंट से जोड़ करके, या कह सकते हैं कि करंट से कनेक्ट करके सवाल को पूछा जाता है। जैसे 2019 का रिपोर्ट आया वन रिपोर्ट, उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उन सभी को हम जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और उन सभी चीजों को कनेक्ट करके ही हम आगे बढ़ेंगे। तो वहां से क्या होगा कि आपके सारे सवाल जो है वो बनने के चांसेस हो जाते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि अगर आंकड़े के अनुसार से अगर बात किया जाए तो लगभग कह सकते हैं कि एक तरह से 29.61% लगभग झारखंड का 1% कुल माना गया है, जो कि कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय औसत है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधिक देखने को मिलता है झारखंड का। लेकिन हालांकि एक जो अनुपात अगर कहें तो जो जनरल अनुपात माना गया वो कम से कम कहता है कि 33% जो है वो वन हमारा होना चाहिए, 33% कम से कम हमारा वन होना चाहिए। तो वो उस रेशियो से हम तो अभी पीछे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय औसत अगर देखा जाए यानी पूरे देश का औसत अगर देखा जाए तो उससे हम कहीं ना कहीं आगे हैं। क्योंकि हमारा जो है वो 29.61%, ये कह सकते हैं कि हम आंकड़ा पिछले वाला ही आंकड़ा बता रहे हैं 29.61%, जो कि लगभग हमारा राज्य का 1% माना जाता है, जो कि कह सकते हैं कि देश का लगभग 3.5% हम मान सकते हैं, 3.42 या तो लगभग 3.5% जो वो माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे वन में, तो कुछ अलग अलग क्षेत्रों में वन को विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहला आता है वो आता है आपका रक्षित वन आता है, उसके बाद फिर आता है संरक्षित वन, और तीसरा आता है अवर्गीकृत वन। तो आखिर में ये सभी वनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर में रक्षित वन क्या होता है, संरक्षित वन क्या होता है और अवर्गीकृत वन क्या होता है। उसमें कह सकते हैं कि और किस गतिविधियों को उसमें छूट दी जाती है कि आखिर में उन क्षेत्रों में या तो वैसा वन के क्षेत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं और किसकी हमें कह सकते हैं कि छूट होता है और किस चीज की पाबंदी होता है, यानी किस चीज पर प्रतिबंध होता है और किन किन कार्यों को हम उन वनों में कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे वन होते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि जानवर को कह सकते हैं कि वहां पे चरा सकते हैं, लेकिन लकड़ी वगैरह नहीं काट सकते। कुछ ऐसे वन होते हैं जहां पे आप ना ही
कह सकते हैं कि जानवर को वहां पे आप खुला छोड़ सकते हैं और ना ही वहां से लकड़ी काट सकते हैं। कुछ ऐसे वन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे आपको भी प्रवेश की अनुमति नहीं होता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है वन को, तो उन सभी चीजों को हम वहां पे चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है आपका वन्य प्राणी क्षेत्र। वन्य प्राणी क्षेत्र, इसमें क्या है कि मुख्य रूप से हम अभ्यारण्य वगैरह के बारे में हम चर्चा करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य का अगर चर्चा करें तो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। और साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा, वन क्षेत्र में क्या है कि इसके बारे में हम कई उत्पादों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैसे वन उत्पाद को भी हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटा हुआ है, एक है मुख्य उत्पाद और एक गौण उत्पाद। तो मुख्य उत्पाद और गौण उत्पाद एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि वन में मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में कह सकते हैं कि जो भी वन उत्पाद होते हैं वो होते हैं दो तौर पर, एक होता है मुख्य उत्पाद और दूसरा होता है गौण उत्पाद। तो गौण उत्पाद और मुख्य उत्पाद में अंतर क्या होता है? तो मुख्य उत्पाद वैसा कह सकते हैं कि जंगल में जिसमें हम कह सकते हैं कि लकड़ी का प्रयोग करते हैं जंगलों का, तो वो जो है वो मुख्य उत्पाद के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर जंगलों में लकड़ी को कर छोड़ करके बाकी जितने वन उत्पाद जो उत्पन्न होते हैं वो सारे गौण उत्पाद के अंतर्गत आता है। और मुख्य उत्पाद में तो कई सारे लकड़ी हैं। जैसे अगर बात करें तो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो झारखंड में विकसित है वो साल वृक्ष है, साल के साथ सागौन है, शीशम है, कई तरह के वृक्ष हैं, वो सभी क्या है कि मुख्य उत्पाद के अंतर्गत आता है। वहीं गौण उत्पाद में अगर चर्चा करें तो गौण उत्पाद में हम मुख्य रूप से जो देखते हैं, सबसे पहले तो अगर बात करें तो यहाँ पे कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं। जैसे अगर बात करें लाह की साथ ही साथ रेशम अगर तसर रेशम जो है उसके बारे में हम, जिसको हम तलबरी भी कहते हैं, उसके मलबरी कहते हैं, जिसे तसर रेशम कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि मलबरी भी कहते हैं। रेशम या तो फिर तसर रेशम या तो फिर मलबरी कह सकते हैं, तसर रेशम या तो फिर मलबरी भी इसे कहा जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ कत्था, जो कि कह सकते हैं कि एक खैर की लकड़ी को गर्म करके यानी खौला करके कत्था बनाया जाता है, जो कि कह सकते हैं कि पान अगर खाने के लिए उसका भी प्रयोग किया जाता है। कत्था जो बनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं खैर लकड़ी से तैयार किया जाता है। तो वो कई आधार पर कह सकते हैं कि कई तरह के केंदू पत्ता हो गया और भी कई ऐसी चीज हैं जो कि वन उत्पाद में जो आता है वो गौण उत्पाद के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ उसके बाद हम चर्चा करते हैं वन्य प्राणी क्षेत्र का। तो वन्य प्राणी क्षेत्र में अगर चर्चा करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य और भी जो भी अभ्यारण्य आते हैं उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य जैसे पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य है, साथ ही साथ और भी कई सारे कह सकते हैं कि कई सारे जैविक उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान तो हम जानते हैं कि झारखंड में एक ही है और वहां पे उसके बाद इन सभी चीजों की जब हम चर्चा करेंगे तो वहीं पे हम एक थोड़ा सा करंट से रिलेटेड आपका आंकड़ा आया था। जैसे आपका एक रिपोर्ट आया था बाघ गणना, जब आया था बाघ गणना रिपोर्ट जब आया था तो उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर में झारखंड में कितने बाघों की संख्या उसमें गिनती हुआ है, क्या उसमें बाघ थे या नहीं थे। तो हम देखे थे जैसे पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर नहीं था। जो 2019 का जब ये कह सकते कि बाघ गणना रिपोर्ट आया था उसमें देखा गया था कि पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं देखा गया है। तो उन सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद हम बात करेंगे कृषि। और कृषि बता दें कि वर्तमान में एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गए, कह सकते कि वर्तमान में इतना चैप्टर ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि यहाँ से निश्चित ही तौर पर आपको सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, जेपीएससी एग्जाम हो, चाहे वो जेएसएससी हो या तो और भी जो भी एग्जाम हो, राज्य स्तर पर जो भी आपका एग्जाम होगा वहां पे आपको निश्चित तौर पर कृषि से संबंधित ज्यादातर सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जो कि कई दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि चाहे वो ऐसा नहीं कि अभी वर्तमान में चर्चा है तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसके अलावा भी कई आधार पर महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से वो कह सकते हैं कि बिलोंग करने के कारण से उनका मुख्य रूप से जो साधन है वो ज्यादातर का साधन जो वो कृषि माना जाता है।
तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और कई सारे स्रोत भी, उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है 10वां टॉपिक, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंचाई के बारे में। उसके बाद सिंचाई में जो भी साधन है वो कितना साधन हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वो नलकूप का बात करें, तालाब का बात करें, चाहे वो कह सकते हैं कि नहर के माध्यम से हो, चाहे वो कुएं के माध्यम से हो, नलकूप के माध्यम से हो, या तो फिर नदी के माध्यम से हो, या फिर पाइपलाइन की व्यवस्था हो। तो उन आधारों पर जो सिंचाई का हमारा व्यवस्था है उन सभी चीजों के बारे में हम कह सकते हैं कि चर्चा करेंगे। और किस जिले में या झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था है और कह सकते हैं कि किस क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिलता है, उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर बात करें कुओं से सबसे ज्यादा खेती किस जिले में होता है झारखंड में, तो उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे गुमला ऐसा एक जिला है जो जहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम कुछ अलग अलग देवघर की चर्चा करते हैं, वहां पे कह सकते हैं कि तालाब वगैरह के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर नहर से सबसे ज्यादा खेती कहाँ होता है झारखंड में, तो उन सभी पॉइंट को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। उसके बाद सिंचाई के बाद आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। यहां से भी कई बार आपसे सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है, चाहे वो जितने भी नदी घाटी परियोजनाएं हो, चाहे वो दामोदर नदी घाटी परियोजना हो। उसके बाद साथ ही साथ आपके अगला आता है स्वर्ण रेखा परियोजना। उसके बाद आता है दक्षिणी कोयल परियोजना, और भी कई सारे ऐसे कह सकते हैं मयूराक्षी जल विद्युत कह सकते हैं कि परियोजना है। और जो वर्तमान में आपका उत्तरी कोयल जो परियोजना है वो कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में ज्यादा सवाल वहां से पूछा जा सकता है, जिसको हम मंडल डैम परियोजना भी कह सकते हैं कि मंडल डैम परियोजना। ये भी इसका कह सकते हैं कि शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो यहां से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से, क्योंकि ये करंट से भी रिलेटेड आपको सवाल जोड़ करके। अब ये मत ध्यान दीजिए इसमें कि ये 19 में पास हुआ है, ये कह सकते हैं कि 19 में तैयार हुआ या 18 में तैयार हुआ है। करंट के आपको 2 से 3 साल में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उन सभी से सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 से 4 साल में झारखंड में एक भी एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि आपको जितने भी पिछले 2-3 साल के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी से आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो भी बनेगा वहां से आपको सवाल जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो किसी एरिया से संबंधित हो, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो सिंचाई परियोजना से हो, चाहे वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से हो, चाहे वो कह सकते हैं कि खनिज से संबंधित हो, चाहे वो विद्युत परियोजना से हो, या तो जो भी हो, जलवायु हो, अपवाह स्वरूप हो, वो जो भी हो, वहां से आपको क्या कि करंट से कनेक्ट करके वहां से सवाल आपका पूछा ही जाएगा, चाहे वो परिवहन ही क्यों ना हो, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, वहां से आपके सवाल बन सकते हैं। साथ ही साथ नदी घाटी परियोजना के बाद हम बात करेंगे विद्युत परियोजना। इसमें जो और बहुउद्देशीय का अर्थ होता है कि वैसी परियोजना जो कि एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर जो उसको तैयार किया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक से अधिक उद्देश्य को लेकर उसको तैयार किया जाता है, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे उसके द्वारा कई तरह के फायदे होते हैं हमारे, और एक से अधिक कह सकते हैं कि उद्देश्य के साथ उसे हम तैयार करते हैं, उसी के लिए उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। साथ ही साथ उसके बाद है विद्युत परियोजनाएं। तो 12वां पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है विद्युत परियोजनाएं। और विद्युत परियोजनाओं में वैसी चीजों को हम चर्चा करेंगे जो कि मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो वैसी परियोजना जो कि विद्युत से संबंधित हो और उन सभी के लिए तैयार किया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक ही नहीं और भी कई ऐसे सारे हैं जो कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट होता है, और भी कई ऐसे कह सकते हैं कि वाइंड प्रोजेक्ट है। और क्योंकि हम जानते हैं कि वाइंड एनर्जी ये सभी के बारे में अभी बढ़ावा थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है, चाहे वो सोलर पावर एनर्जी हो, तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान में क्या है कि विद्युत के लिए जो सबसे प्रमुख माना जाता है परियोजना, वो कहीं ना कहीं हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो जल विद्युत दे रहे हैं, लेकिन उसको कम करके उससे आधार पर हम पवन ऊर्जा को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि अक्षय ऊर्जा पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो हम कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा के पर आधारित तो है ही। साथ ही साथ हम और भी कई सारे परियोजनाएं, जैसे सबसे ज्यादा जो है वो सौर ऊर्जा पर हम ज्यादा कह सकते हैं कि बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा को हम ज्यादा डेवलप करना चाह रहे हैं, ताकि वहां से हमें कई सारे फायदे भी हैं, चाहे वो प्रदूषण की दृष्टि से हो या तो फिर और भी कई ऐसे दृष्टि से भी देखा जाए तो वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
तो उन सभी चीजों के लिए हम इन सभी कह सकते हैं कि विद्युत को तैयार करने के लिए जितने भी परियोजनाएं चलता है उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन अगर बात किया जाए, भारत में अगर खनिज का चर्चा हो और उसमें अगर झारखंड राज्य शामिल ना हो तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि देश के कुल लगभग 40% ऐसा हिस्सा है जो कि हमारे कह सकते हैं कि झारखंड राज्य वही उपलब्ध कराता है। लगभग भारत के कुल 40% तक कह सकते हैं कि खनिज की व्यवस्था जो है वो झारखंड राज्य में है। तो ऐसे में क्या है कि भले यहाँ की शुरू से विधि व्यवस्था या तो फिर कह सकते हैं कि ये झारखंड सरकार की विफलता है, या तो फिर कह सकते हैं कि सही जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं होने के कारण से आज भी ये राज्य गरीब है। नहीं तो जितनी कह सकते हैं कि यहाँ पे खनिज संपदाओं से संपन्न है ये राज्य, कहीं ना कहीं उसका उचित लाभ जो है वो यहाँ के लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इन दृष्टि से भी अगर बात करें तो खनिज संसाधन के आधार पर भी कई सारे महत्वपूर्ण यहाँ पे खनिज संसाधन देखने को मिलता है, चाहे वो कोई क्षेत्र में चल जाए। चाहे वो लौह के क्षेत्र में बात करेंगे तो लौह में भी कई लौह धात्विक खनिज, लौह अधात्विक खनिज के बारे में हम चर्चा करेंगे, अलौह धात्विक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे वो तांबा हो, ये एल्युमिनियम उद्योग हो, चाहे वो लौह उद्योग हो, फिर हम कोयला उद्योग के तौर पर जाते कह सकते हैं कि कोयला के क्षेत्र में अगर बात करें तो वो कई सारे उद्योग में हम चर्चा करेंगे उन सभी चीजों के बारे में। और खनिज संसाधन के बाद हम उद्योग पढ़ेंगे, जो कि इसके बाद हम पढ़ेंगे उद्योग के बारे में। चाहे वो यहाँ कई सारे उद्योग होंगे, लौह इस्पात उद्योग होगा, खनिज सीमेंट उद्योग होगा, और भी कई ऐसे उद्योग होंगे, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चाहे वो लौह इस्पात उद्योग हो, तांबा उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, इंजीनियरिंग उद्योग हो, कोयला उद्योग हो, साथ ही साथ लाह, तसर, रेशम और भी कह सकते हैं कि तंबाकू, ये सभी चीजों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण उद्योग है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे 15वें पॉइंट पे, वो है औद्योगिक पट्टी या तो फिर कह सकते हैं क्षेत्र, जिसको हम इंडस्ट्रियल बेल्ट कहते हैं। यानी आखिर में जो भी खनिज संसाधन हमको देखने को मिलता है वो किस बेल्ट में, या तो कह सकते हैं कि जो भी औद्योगिक पट्टी या तो कह सकते हैं कि क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे जिस क्षेत्र में जो वो खनिज जो वो ज्यादातर देखने को मिलता है। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि अगर ये ऐसा एरिया है या ये ऐसा बेल्ट है जो कि कह सकते हैं यहाँ पे कोयले के मामले में ये काफी संपन्न क्षेत्र है, तो वहीं पे दूसरा क्षेत्र देखेंगे कि ये लोह के लिए कह सकते हैं कि लौह खनिज के लिए काफी संपन्न क्षेत्र माना जाता है। तो दूसरा देखेंगे कि ये तांबे के क्षेत्र कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है इस क्षेत्र में। तो उन सभी चीजों के बारे में हम औद्योगिक पट्टी क्षेत्र में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा खनिज जो वो किस क्षेत्र में ज्यादातर कह सकते हैं कि बहुलता के साथ देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आगे की संभावनाएं भी हम देखेंगे कि आगे की क्या संभावनाएं हैं यहाँ से और कहाँ पे कह सकते हैं कि किस हद तक हम इस चीज में सफल होने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे परिवहन की। तो परिवहन में हम मुख्य रूप से 2 या 3 परिवहन की चर्चा करेंगे, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ रेल परिवहन के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद वायु परिवहन, क्योंकि जलमार्ग हमारे पास व्यवस्था है नहीं तो जल परिवहन की तो चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 3 परिवहन की चर्चा करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो यानी सड़क परिवहन हो, फिर उसके बाद रेलवे या कह सकते हैं कि रेल राजमार्ग जो भी होगा रेल परिवहन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद आएगा वायु परिवहन। हालांकि वायु परिवहन के बारे में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए जैसे देवघर में एक नई एयरपोर्ट बन रहा है तो वो भी कह सकते हैं कि अभी निर्माणाधीन ही है, फाइनल वो भी तैयार नहीं हुआ है। तो उन सभी चीजों के बारे में कह सकते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे ये बढ़ावा देखने को मिल रहा है, तो उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आएगा वो है जनसंख्या। तो जनसंख्या के आधार पर हम सभी को अलग अलग विभाजित करेंगे, चाहे वो जो भी आधार हो, चाहे वो जनजातीय आधार पर हो, चाहे वो जिस आधार पर हो, उन सभी जनसंख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 2011 के जो भी जनगणना आंकड़े होंगे उन सभी को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है 18वीं, वो है जनजातियां, यानी झारखंड की जनजातियों के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हम झारखंड की जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उन सभी 32 जनजातियों के बारे में हम डिटेल से चर्चा। हालांकि झारखंड की जनजातियों के बारे में हम पहले 32 जनजातियों को पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे पिछले क्लास में नहीं देखें तो जनजातियों में हम सभी जनजातियों को कह सकते हैं कि पूरे डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे हम सभी जनजातियों को पूरे डिटेल से पढ़े हैं।
उसके बाद आता है यहाँ पे उसके है धर्म। तो धर्म अगर बात करें तो कई आधार पर धर्म को, अलग अलग धर्मों को हम चर्चा करेंगे, चाहे वो हिंदू रीति रिवाज हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई हो, या तो फिर कह सकते हैं कि जनजातियों का जो भी सरना धर्म है, उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भाषाओं की, जो कि भाषाओं की सबसे पहले हम भाषा पे बात करेंगे। उसके बाद झारखंड की भाषा देखेंगे कि क्या झारखंड की कोई ऐसी भाषा है जिसको भारत की 22 भाषाओं में जगह मिला है, तो उन सभी के बारे में। हाँ, तो एक आता है संथाली आपका, जो कि संथाली भाषा, साथ ही साथ कुड़ुख भाषा को भी उसमें शामिल करने का एक कह सकते हैं कि एक जोरदार आंदोलन चलाया जा रहा है ताकि उसे शामिल किया जाए। तो उन सभी चीजों के बारे में भी हम थोड़ा सा करंट से भी जोड़ करके इन सभी मुद्दों को हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कुड़ुख कह सकते हैं कि भाषा को भी काफी इसमें ये बीते दिन कह सकते हैं कि काफी चर्चा में रहा है, तो वहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसका 21वां पॉइंट आता है, वो है विविध, यानी इसके बाद अगर कोई चीज हमसे छूट जाता है तो वो हम विविध में सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे। जो यहाँ से कह सकते हैं कि इन सभी चीजों के बाद अगर छूट जाता है तो वो हम विविध में चर्चा करेंगे। और विविध के बाद जब हम पूरे डिटेल से सारे झारखंड ज्योग्राफी को पढ़ लेंगे, उसके बाद जो भी यहाँ से महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे, चाहे वो प्रीवियस के आधार पर हो, चाहे वो कह सकते हैं कि करंट से रिलेट करके प्रश्न बने, या तो फिर जिस आधार पर प्रश्न बनेगा, उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके पूरे डिटेल से समझेंगे। और जब हम ये पूरे प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो उस समय आपको ये लगेगा कि कहीं भी हमको वैसा प्रश्न, कहीं भी हमको दिक्कत नहीं होगा कि हम बिना समझे हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं या रटा रटाया नहीं हम पढ़ेंगे। वहां पे हम बिल्कुल समझ करके, एक समझ के साथ हम उन सभी चीजों को हम याद कर लेंगे और कह सकते हैं कि सारे प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से उन सभी चीजों को हम लास्ट में हल कर पाएंगे, जब हम ये पूरे कह सकते हैं कि सारे चैप्टर को जब हम कवर कर लेंगे उसके बाद। तो उम्मीद करते हैं कि ये झारखंड का भूगोल से संबंधित जो भी कह सकते हैं कि आपके सिलेबस बन सकते थे, उन सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा किए। इसके बाद झारखंड मैप से हम 1-2 क्लास लेंगे और उसके बाद फिर हम यहां से कह सकते हैं कि चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सभी चैप्टर को हम कवर करेंगे, जहां से आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सभी वीडियो को देख पाएंगे। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि और सभी को भी इससे फायदा हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।